हेलो प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि सामने स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा, टॉपिक लिखा है प्रावैगिक गुणक, गुणक के रिसाव व गुणक की आलोचना। परीक्षा की दृष्टि से पहले ही मैंने बताया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है निवेश गुणक वाला चैप्टर, जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसके नोट्स भी तैयार करने हैं। मैंने काफ़ी सारी क्लासेस और पीडीएफ इसके लिए अरेंज किया है आपके लिए, ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं। और आपको बोला हुआ है कि कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछ सकते हैं। तो पहली क्लास हम इसकी कर चुके हैं, जब बल्कि 2 क्लास हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसकी की है हमने। जब हमने एक बार ये सीखा कि किस तरीके से निवेश गुणक की व्युत्पत्ति हम समीकरणों की मदद से करते हैं और फिर रेखा चित्र विश्लेषण की दृष्टि से हम उसे कैसे समझा सकते हैं। वो था सिंपल गुणक, जब केन्स ने ये माना कि अन्य बातें स्थिर हैं, समय अंतराल नहीं है, किसी तरह की कोई गतिविधि या एक्टिविटी जो चेंज हो रही है उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अन्य बातें समान रहें, सेटेरिस पैरिबस, ये एक मान्यता होती है अर्थशास्त्र में, वो हम लेके चलते हैं। तो एक सरल गुणक की व्युत्पत्ति कैसे होती है, अर्थव्यवस्था कैसे ग्रो करती है, आय जो है वो निवेश की तुलना में कैसे बढ़ जाता है ज़्यादा, वो हमने गुणक सिद्धांत में देखा। आज हम इसका डायनेमिक यानी कि प्रावैगिक गुणक के बारे में देखेंगे। जैसा कि स्लाइड आपके सामने खुली है, मेरे हाथ से बनाया हुआ यह रेखा चित्र है। समझा मैं देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। डायग्राम वही है जो हमने सरल गुणक में बनाया था, लेकिन इसको समझाने का तरीका अभी बदलने वाला है। तो पहले हमने देखा कि एक्स एक्सिस पे इनकम थी, इनकम ही है। वाई एक्सिस पे कंजप्शन इन्वेस्टमेंट था, वही है। सिर्फ और सिर्फ जो डेल्टा वाई हमें ज्ञात होगी, डेल्टा आई यानी निवेश को बढ़ाने के पश्चात, उसको प्राप्त करने के लिए हम बिंदु ए से बी, इसमें ए और बी चिन्हित करना रह गया है, लेकिन आप डेल्टा आई के ऊपर निशान लगा लीजिए। जो जो ए बिंदु, हाँ ए लिखा हुआ है, पहला संतुलन बिंदु ए है। उसके बाद हम डेल्टा आई के ऊपर तक जाते हैं और उसके बाद हम राइट चलकर नेक्स्ट बिंदु पे पहुंचते हैं सप्लाई कर्व के, जो कि बी डेल्टा आई ऊपर एरो लगा के लिखा हुआ है। इतनी मात्रा में जो है वो आय बढ़ती है। फिर पुनः हम वर्टिकल जाके बी स्क्वायर डेल्टा आई वाले ट्राइंगल तक पहुंचते हैं। इस तरीके से एक पाथ आपको दिया हुआ है, छोटे छोटे बिंदुओं में। यदि आप इसको ए टू बी जाना, बी टू सी जाना, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, इस तरीके से यदि हम इसको चिन्हित कर देंगे, तो हमें एक ग्रोथ पाथ या डेल्टा वाई कितनी एक साल के भीतर कितनी अवधियों में फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर इस तरीके से बढ़ी और हमें अल्टीमेटली प्राप्त हुई। यदि हमने जनवरी में निवेश किया और इस फाइनेंशियल ईयर को दिसंबर में ख़त्म होना है, तो उस पूरे वित्तीय वर्ष में समयांतराल के साथ किस किस तरीके से गत्यात्मक गुणक के साथ राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, वो इस डायग्राम में दिया हुआ है। क्योंकि वास्तविकता यही है कि गुणक प्रक्रिया जो है वो स्थैतिक न होकर गत्यात्मक या प्रावैगिक होती है। जब समयांतराल के साथ इसकी व्याख्या केन्स के उपरांत जो उनके शिष्यों ने की या अन्य अर्थशास्त्रियों ने की, तो उसका ये रेखाचित्र विश्लेषण हमारे सामने आता है। तो विस्तार में बहुत जा सकते हैं इसके, लेकिन आपके सिलेबस में इसे बहुत ही कॉन्सेप्चुअली पूछा हुआ है या देखा दिया हुआ है जो आपको जानना है, तो उसके लिए इतना काफ़ी है। अब हम गुणक के रिसाव करके एक प्रश्न आता है कई बार परीक्षा में, उस पर चर्चा करेंगे। गुणक के रिसाव को समझने से पहले आप रिसाव क्या होते हैं, जिनको हम लीकेजेस कहते हैं, सामने आपके स्लाइड पे लिखे हुए हैं। मैं स्लाइड चेंज कर देती हूँ। लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गुणक अपने फुली
शक्ति से काम करेगा यदि ये रिसाव मौजूद नहीं होंगे। इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे एक पानी का पाइप होता है, नल का सिरा एक लगा होता है नल पे और दूसरा सिरा हमारे हाथ में होता है। यदि उस पाइप में कहीं भी कोई छेद नहीं है तो फुल स्पीड से और पानी दूसरे किनारे तक पहुंचेगा। लेकिन यदि वहाँ कहीं छेद है पाइप में, कहीं लीक हो रहा है पानी, तो वह उतनी स्पीड से दूसरे छोर तक नहीं पहुंचेगा। यही बात है, उस पानी को यदि हम निवेश मान लें और उस पाइप को यदि अर्थव्यवस्था मान लें और उन छेदों को यदि हम रिसाव मान लें, कुछ ऐसे रिसाव या कुछ ऐसी कंडीशन जिन पे हम चर्चा भी करने वाले हैं, तो यदि वो रिसाव उस पाइप में मौजूद हैं, उस अर्थव्यवस्था में मौजूद हैं, तो वो जो निवेश फुल्ली स्पीड से आय वृद्धि के रूप में दूसरे छोर से निकलने वाला है, वो उतना नहीं निकल पाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि गुणक के प्रभाव जो है वो कम हो जाएंगे। तो लीकेजेस वे बाधाएं हैं जो सरल गुणक के कार्यकरण में बाधक बन जाती हैं। फलस्वरूप जितना भी निवेश में परिवर्तन होता है डेल्टा आई, उससे वाई में होने वाली वृद्धि जो कि डेल्टा आई गुणा के, डेल्टा आई को जब हम गुणक के मूल्य से गुना कर देते हैं तो उससे कम होती है। ये लीकेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इंपोर्ट्स, आयात। यदि किसी देश के आयात ज़्यादा हैं तो उतनी ही मात्रा में मुद्रा जो है वो भुगतानों के रूप में दूसरे देशों में चली जाएगी और आय के प्रभाव जो है खुद के देश में कम हो जाएंगे। नंबर 2, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, जब केवल कीमतें बढ़ती हैं और आउटपुट या जीएनपी जो है वो आपकी नहीं बढ़ती, इस वजह से आय नहीं बढ़ती है, इस वजह से भी गुणक के प्रभाव कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेविंग्स, बचतें, इफ इट इज वेरी हाई परसेंटेज, क्योंकि यदि ज़्यादा लोग ज़्यादा बचतें करने लग जाएंगे, बड़ी ब्याज में से खर्च कम करने लगेंगे, तो फिर अर्थव्यवस्था में गुणक का प्रभाव कम हो जाएगा। गुणक अपनी फुली स्पीड से तभी काम करेगा जब बढ़ी हुई आय किसी न किसी रूप में सारी की सारी अर्थव्यवस्था में पुनः इंजेक्ट हो जाए। किसके रूप में बढ़ी हुई आय? निवेश के रूप में। स्वायत्त निवेश जब अर्थव्यवस्था में बढ़ता है तो वह लोगों के हाथों में आय बनकर पहुंचता है। यदि वह आय ज़्यादा बचा ली जाएगी और अर्थव्यवस्था के आय व्यय प्रवाह से हट जाएगी तो अर्थव्यवस्था में गुणक का प्रभाव कम हो जाएगा। नेक्स्ट और फोर्थ है रिग्रेसिव टैक्स पॉलिसी। यदि कर प्रणाली देश में ऐसी है कि रिग्रेसिव प्रकार की है, यानी कि ज़्यादा आय वर्ग से कम कर लिए जा रहे हैं और कम आय वर्ग वालों से ज़्यादा कर लिए जा रहे हैं, तो फिर उनकी गुणक के प्रभाव कम हो जाएंगे, क्योंकि कम आय वर्ग के लोगों की एमपीसी जो है वो तो ज़्यादा होती है, लेकिन यदि उन पे कर लगा देंगे तो वो कंजप्शन घटा देंगे, जिससे मांग घट जाएगी और अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव स्लो हो जाएगा। पुराने ऋण चुकाने हेतु आय का उपयोग यदि किया जाए और ऋणदाता इसे खर्च ना करके संग्रह कर ले, यह भी एक तरह का रिसाव है कि जब व्यक्ति बढ़ी हुई आय को कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से उपयोग ना करके पुराने ऋणों को चुकाने में करे और जिसको वो प्राप्त हुई है राशि वो उसे खर्च ना करके संग्रह कर ले कि भैया 2-3 साल तक इकट्ठा करता हूँ और बाद में कुछ प्लॉट ले लूंगा या कुछ करूंगा, तो उस साल के लिए गुणक का प्रभाव कम हो जाएगा। और नेक्स्ट और लास्ट है, यदि नई वस्तुओं के स्थान पर पुरानी वस्तुएं अधिक खरीदी जाएं तो भी गुणक प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ही निवेश शुद्ध वही कहलाता है जो अर्थव्यवस्था में नई क्षमता या नया सृजन पैदा करता है। पुरानी ही वस्तुएं इधर उधर खरीदी बेची जाएंगी तो उससे अर्थव्यवस्था में विकास पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये है गुणक के रिसाव, जो कि प्रश्न की दृष्टि से यानी कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और ये पॉइंट इतने काफ़ी हैं, आप इतने भी लिख देंगे तो फुल मार्क्स आपके आएंगे। यदि बी सेक्शन में 7 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपके 7 में से 7 नंबर ही आएंगे, कोई आपका एक भी नंबर काट नहीं पाएगा। तो अच्छे से आप इसको नोट्स तैयार कर लेंगे।
अब है गुणक की आलोचना। बड़े क्वेश्चन में जब निवेश गुणक आता है तो आपको उसकी आलोचना भी देनी होगी कि केन्स ने जो निवेश गुणक जिस प्रकार से दिया, और यदि वो उसी तरीके से काम करे तो ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि केन्स ने बहुत सारी स्थैतिक मान्यताएं लेते हुए गुणक सिद्धांत दिया, और वास्तव में भारत जैसे देश में या विकासशील देशों में ये पूरी तरह काम नहीं कर पाया है, इतिहास इसका गवाह है। तो आलोचक भी बहुत सारे पैदा हो जाते हैं गुणक सिद्धांत के, और वो कहते हैं कि जो सरल गुणक सिद्धांत है वो दोषपूर्ण है, दोषयुक्त है, क्योंकि यह स्थिर एमपीसी की मान्यता लेकर चलता है। जबकि जब व्यापार चक्र पैदा होते हैं, ट्रेड साइकिल्स पैदा होते हैं, जिस पर हम पूरा का पूरा एक यूनिट कर चुके हैं, 5 तरह के सिद्धांत हम व्यापार चक्रों पर डिस्कस कर चुके हैं। हायक का सिद्धांत, हार्ट्रे का सिद्धांत, केन्स के विचार व्यापार चक्रों के बारे में, हिक्स का और सेबिल्सन का, ये पांचों हम व्यापार चक्रों का अध्ययन कर चुके हैं। तो आलोचक कहते हैं व्यापार चक्रों की अवधि में एमपीसी स्थिर नहीं रहती है, परिवर्तनशील होती रहती है। लोगों की राशनल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनका कंजप्शन पैटर्न डिसाइड होता है, अतः एमपीसी को स्थिर मानना उचित नहीं है। एक और आलोचना नेक्स्ट वो करते हैं, गुणक सिद्धांत केवल स्वायत्त निवेश की बात करता है, प्रेरित निवेश के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते हैं केन्स, इसलिए वो त्वरक की अवहेलना करते हैं। त्वरक वाला चैप्टर हम बहुत ही विस्तार से कर चुके हैं। 3-4 वीडियो क्लासेस मैंने आपके लिए बनाई है और मेरे यूट्यूब चैनल पर वो उपलब्ध हैं, आप जाके फिर से एक बार देखें। त्वरक जो सिद्धांत है वो प्रेरित निवेश से जुड़ा है, और प्रेरित निवेश हमेशा किसी भी इकोनॉमी के प्राइवेट सेक्टर से आता है। अकेला स्वायत्त निवेश या सरकारी व्यय जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, उसके साथ साथ प्रेरित निवेश का बढ़ना अत्यंत जरूरी है। तो केन्स ने जो है गुणक सिद्धांत में उसकी अवहेलना की है, जो कि उचित नहीं है। प्रोफेसर एजी हार्ट ने इसे मोटर का 5वां पहिया कहकर उसकी हंसी उड़ाई है। एक और आलोचना है नेक्स्ट, अर्थशास्त्री एजी हार्ट ने इसे मोटर का 5वां पहिया कहकर इसकी हंसी उड़ाई है। कोई भी मोटर है, कार है 4 पहियों वाली, उसमें एक 5वां पहिया और जोड़ दिया जाए तो क्या उसकी कोई वैल्यू रह जाएगी? वो एक अलग सा एक पार्ट बना दिखाई देगा, लेकिन जो वजन है कार को चलाने का, बोझ जो है वो चारों पहिए ही ढोते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये उपभोग फलन के उपयोग के विचारों में कोई नई बात ऐड नहीं करता। केन्स ने एक उपभोग फलन सिद्धांत दिया था, तो हार्ट का कहना है कि वो वही चीजें हैं जो कि उसने उपभोग सिद्धांत में कही हैं। हेबरलर ने भी अपने एक लेख जिसका शीर्षक है मिस्टर केन्स थियरी ऑफ मल्टीप्लायर ए मैथडोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, एक पूरा पूरा लेख है जिसका ये टॉपिक है, उसमें इसकी सशक्त आलोचना की है और उसे केवल एक पुनरावृत्ति बताया है उनके उपभोग सिद्धांत की। तो उनके अनुसार गुणक सिद्धांत अलग से कुछ नहीं है, यह सिर्फ एमपीसी वाली सिद्धांत का है रूपांतरण मात्र है। गुणक सिद्धांत जो है वो ये मैं स्लाइड चेंज करना भूल गई हूँ आपके लिए। जो भी हमने अभी आलोचनाएं की हैं वो आपकी इस स्लाइड में लिखी हुई हैं। लास्ट में अब हम आ गए हैं कि गुणक सिद्धांत जो है वो इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में बेशी उत्पादन यानी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विद्यमान है, अथवा श्रम व उत्पादन के अन्य स्थिर साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है तथा वे बेरोजगार हैं। ऐसे में जैसे ही स्वायत्त निवेश में वृद्धि की जाती है, इन साधनों को काम पर लगाकर बढ़ती मांग के साथ पूर्ति का सामंजस्य बिठाया जा सकेगा। ये मान्यता ये गुणक सिद्धांत लेकर चलता है, परंतु आलोचक कहते हैं कि यह मान्यता भी अवास्तविक है। उनके अनुसार कैसे कैसे ABC 3 पॉइंट दिए उन्होंने। कई बार उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने हेतु विशिष्ट प्रकार के श्रम अथवा संसाधनों की मात्रा में वृद्धि करना आवश्यक होता है। चालू श्रम या सामान्य श्रम उसके लिए पर्याप्त नहीं होता है, तो विशिष्ट श्रम चाहिए जो कई बार अवेलेबल भी नहीं होता है, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। कई बार स्थिर उत्पादन साधन विशेषकर पूंजीगत उपकरण लंबे समय तक पूर्ण उपयोग नहीं हो पाने के कारण बेकार या अर्ध बेकार पड़े रह जाते हैं। और तीसरा ये कहते हैं ये स्टैटिक है, समयांतराल को लेकर नहीं चलता। इसमें करारोपण, मुद्रा बाजार पर पड़ने वाले
प्रभावों, आय वितरण की दशाओं आदि अन्य बातों पर विचार नहीं किया गया है। अतः यह बहुत ही स्थैतिक प्रकार का है और एक प्रकार से अपने पुराने सिद्धांतों की पुनरावृत्ति करके केन्स ने इसे प्रस्तुत किया है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। और आपको कोई क्वेरी हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे पूछें, मैं उसके उत्तर दूंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक्स।